और साथियों, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो 23 मई को रिजल्ट में ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो साथ में आए, वैसे ही बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी समेत तमाम सारी पार्टियां साथ में आई। इसके अलावा अन्य जगह भी इस तरह के गठबंधन बने। उतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत टक्कर मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालार अमित शाह जिस तरीके के भाषणबाजी कर रहे हैं, उससे उनका फ्रस्ट्रेशन, व्याकुलता या डर साफ झलक रहा है। पहले धार्मिक आधार पर लड़ने की कोशिश की, उसमें सफल नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, उसमें सफल नहीं हुए। हिंदू आतंकवाद की बात करने की कोशिश की, शायद उसमें भी सफल नहीं हुए। पाकिस्तान सेना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मौलाना मसूद अजहर, राहुल गांधी की नागरिकता से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक को घसीट लिया, जवाहरलाल नेहरू को घसीट लिया। लेकिन बॉडी लैंग्वेज अभी ये बता रही है भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुषों की कि शायद उनका दांव सटीक बैठता नहीं दिख रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ओबीसी वर्ग में कम से कम अपने अधिकारों के प्रति ये चेतना आई कि हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए। पूर्ण ढंग से आई कि नहीं आई वो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन आंशिक रूप से ये जरूर आई कि उसने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया। तो उसकी तोड़ निकालने के लिए तमाम तरीके से कोशिश की जाने लगी। ओबीसी के आरक्षण पर लगातार हमला होता रहा। कई सारी जगह पर देखा गया कि पोस्ट निकाली गई, लेकिन उसमें रिजर्वेशन ही फुलफिल नहीं किया। उसी की एक अगली कड़ी में 2017 में एक तैयारी की गई। 2 अक्टूबर 2017 को एक कमीशन बनाया। उस कमीशन का नाम था कमीशन ऑफ एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी। ये कमीशन बना था 2 अक्टूबर 2017 को। अब इसकी बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अचानक से इंडियन एक्सप्रेस में आज एक खबर छपती है, सेंट्रल्स पैनल टू सीक 8 to 10% ओबीसी सब कोटा। ये खबर छपी क्योंकि 31 मई को रोहिणी कमेटी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, यानी कि 31 मई से पहले वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। और अगर ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि 23 मई को किसी भी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो चूंकि ये कमीशन उसी का बनाया हुआ था, तो उसकी सिफारिशों को मान लेगी। अब उससे नुकसान क्या होगा? अगर रोहिणी कमेटी की सिफारिशों को मान लेती है तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 27% जो ओबीसी को कोटा मिला हुआ है, उसमें से 10% कोटे में से कई जातियों से छीन लिया जाएगा, जिनमें कुर्मी आता है, यादव आते हैं, मौर्य आते हैं, सैनी आते हैं, बाकालिंगा समुदाय यानी कि जिससे एच.डी. देवेगौड़ा आते हैं। ये तमाम सारे समुदाय, और हाँ, जाट भी शामिल हैं। जिन जाटों को ओबीसी की सेंट्रल पैनल की लिस्ट में रखा गया है, राजस्थान के जाटों को, उन जाटों को भी इसका रिजर्वेशन 10% कोटा से अलग कर लिया जाएगा। जिन जातियों को इस 10% कोटे से अलग करने की सिफारिश की जाएगी, उनमें कुर्मी, अहीर, जाट, सैनी, थेवार, बाकालिंगा, मौर्य जैसी तमाम सारी जातियां शामिल हैं। अब मुझे ये साजिश इसलिए नजर आती है कि पहले ओबीसी में क्रीमी लेयर का दायरा लगाया गया था। क्रीमी लेयर का दायरा शायद इसलिए लगाया गया था कि लड़ाई वही लड़ता है जो जागरूक हो जाता है या संपन्न हो जाता है। जो व्यक्ति बेचारा गांव में बैठा हुआ खेती कर रहा है, वो आखिर किससे लड़ाई लड़ेगा, किससे अधिकार मांगने जाएगा? तो ओबीसी के वो लोग जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए थे और अपने निम्न जो उन्हीं की जातियों में मौजूद लोग थे, उनको अधिकार देने के लिए जब वो आवाज उठाने लगे, तो उन्होंने क्रीमी लेयर का प्रावधान लगा दिया। और क्रीमी लेयर के माध्यम से ये कोशिश की गई कि जब ओबीसी का जो मजबूत तबका है वो क्रीमी लेयर में चला जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर जब उसको ये महसूस हो गए तमाम सारे अधिकारियों को कि मेरे बेटे को रिजर्वेशन नहीं मिलना है क्रीमी लेयर होने के आधार पर, तो फिर आखिर में ओबीसी की लड़ाई क्यों लड़ूं? तो कुल मिलाकर ओबीसी लड़ाई को खत्म करने के लिए, धीमा करने के लिए क्रीमी लेयर लाया गया था। उसकी गलत व्याख्या कर करके मैंने पहले भी आपको खबर बताई थी, डीओपीटी में कई ओबीसी के छात्रों को आईएएस बनने से हर साल रोका जा रहा है। अब इन्हीं सारे दुष्चक्रों की अगली कड़ी एक कमीशन है, जो कमीशन अपनी रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 10 जातियां ऐसी हैं पिछड़े वर्ग की जो 24% हिस्सेदारी खा रही हैं 27% रिजर्वेशन की। 38 जातियां ऐसी हैं जो 25% हिस्सेदारी खा रही हैं। 102 जातियां ऐसी हैं जिनको 25% हिस्सेदारी मिल रही है। 506 जातियां ऐसी हैं जिनको 22.32% हिस्सेदारी मिल रही है। 994 ऐसी जातियां हैं जिनको 2.68% हिस्सेदारी मिल रही है। 983 जातियां ऐसी हैं जिनको 0% लाभ मिल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन का, यानी कि 2633 जो कुल मिलाकर ओबीसी की जातियां हैं, उनमें से 1900 ऐसी जातियां हैं जिनको 3% से कम हिस्सेदारी ओबीसी रिजर्वेशन की मिली है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार को इन सारी बातों से तकलीफ हो रही है तो सरकार को पहले ये करना चाहिए था कि ओबीसी की जनगणना लोगों के सामने ले आनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि ओबीसी में किस जाति की संख्या कितनी है। उसके आधार पर भी ये तय हो सकता था कि वास्तविक आधार पर जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिल पा रही है कि नहीं। उससे लोगों का भ्रम
दूर हो जाता। ओबीसी में एक विभेद करने की कोशिश की जा रही है कि तमाम सारी जातियां आपका हिस्सा ज्यादा खा रही हैं, तो कम से कम अगर सरकार को यह तकलीफ है तो सरकार को इस कमीशन के साथ साथ यह भी चीज तय करवा लेनी चाहिए थी कि ओवरऑल ओबीसी की संख्या कितनी है। अगर रोहिणी कमीशन ये बात बता देता कि ओबीसी की संख्या ज्यादा है और उसको 27% से भी ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, तो सरकार की नीयत पर और मंशा पर हम सवाल नहीं उठाते। लेकिन 27% पहले ही रिजर्वेशन ओबीसी को कम मिला हुआ है, उसी में से आप काट काट कर अलग ओबीसी की जातियों को करना चाहते हैं। तो मुझे इस बात पर संदेह इसलिए है क्योंकि आप ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि जो जातियां सक्षम हो गई, मजबूत हो गई, ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ने लग गई, उन जातियों को आप अन्य जातियों से अलग कर देना चाहते हैं ताकि ओबीसी की अधिकारों की बात, ओबीसी की लड़ाई की बात, ओबीसी की यूनिटी की बात यहीं पर समाप्त हो जाए। ऐसी मुझे शंका इसलिए भी है क्योंकि आपके राज्य में ही तमाम सारे तरीके से रिजर्वेशन खत्म किया गया। अगर आपकी नीयत ठीक ही है तो रोहिणी कमेटी ने जो तमाम सारे विश्वविद्यालयों से लेकर तमाम सारे विभागों में ये देखने की कोशिश की कि यहाँ पर ओबीसी में कौन किसका हिस्सा खा रहा है, तो कम से कम रोहिणी कमीशन ये भी देख लेता कि केंद्रीय मंत्रालयों में जो सचिव हैं उनमें से एक भी सचिव ओबीसी का क्यों नहीं है। उसने ये क्यों नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उनमें कोई ओबीसी का क्यों नहीं है, राष्ट्रपति सचिवालय में कोई भी व्यक्ति ओबीसी का क्यों नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की नौकरियों में प्रोफेसर से लेकर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्थिति यह है कि ओबीसी के 0 प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर में कुछ लोग आ गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वही इक्का दिक्का लोग हैं। तो आखिर रोहिणी कमीशन की अगर नीयत ठीक थी और ओबीसी को हिस्सेदारी दिलाना चाहता था ये रोहिणी कमीशन, तो क्यों नहीं उसने पहले ये संख्या बताई कि ओबीसी की कहां कहां हकमारी और हिस्सेदारी छीनी जा रही है। एक मेरा और अपील है कि अगर इतना ही कष्ट है आपको ओबीसी को लेकर, इतनी दर्द है आपके अंदर कि ओबीसी का हिस्सा कुछ खास जातियां खा रही हैं, तो पहले तो ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़वा दीजिए, ओबीसी की जनगणना करवा दीजिए। और इसके साथ ही साथ एक मेरी और अपील है कि मुझे भी ये बड़ा दर्द रहता है कभी कभी कि सवर्णों का हिस्सा भी कुछ खास जातियां खा रही हैं। मुझे बड़ी तकलीफ रहती है ये देख करके कि मेरे तमाम सारे जो कायस्थ भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उनको उनका वांछित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मण समाज के हिस्से में चला जाता है और दूसरे नंबर पर राजपूतों के हिस्से में चला जाता है, तो उसकी जो अन्य जातियां हैं उनको इक्का दुक्का से ही सीट मिल पाती हैं। अभी इसका एक बड़ा उदाहरण बता देता हूं। निजी क्षेत्र से 9 लोगों को बैकडोर एंट्री के माध्यम से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर केंद्र सरकार ने बैठाल दिया। यानी कि यूपीएससी के माध्यम से जो लोग आईएएस बनकर आते हैं उन लड़कों को 17 साल लग जाते हैं जिस प्रमोशन को पाने में, वो केंद्र सरकार ने सीधे अपने परिचितों को या अपनी मानसिकता के लोगों को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर विभिन्न मंत्रालयों में बैठाल दिया। अब इसमें खेल समझिए, 9 लोग जो बैठाले हैं उसमें एक तो सभी सवर्ण हैं, सारे सवर्णों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन 9 में से 5 ब्राह्मण हैं, एक भूमिहार को दे दिया गया है, एक राजपूत को दे दिया गया है, एक कायस्थ को दे दिया गया है और एक बनिया को दे दिया गया है। यानी कि सवर्णों में थोड़ा थोड़ा झुंझुना बांट करके ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख लिया है। तो मुझे भी इस बात की तकलीफ है कि सवर्णों में भी ये देख लिया जाए कि उनके जनरल कैटेगरी में किसका हिस्सा कौन खा रहा है, और जिस समुदाय को जनरल में होने के नाते, चाहे वो जैन समाज हो, बनिया समाज हो, कायस्थ समाज हो या अन्य सारे समाज जो जनरल में आते हैं, उनको अगर उनका वांछित हिस्सा नहीं मिल पा रहा है तो कृपा करके वहाँ भी ये जनगणना करा लीजिए, वहाँ भी ये रिपोर्ट देख लीजिए कि सरकारी नौकरियों में आखिर कौन किसका हिस्सा दबाकर बैठा है। ये खबर चूंकि ऐसे समय में निकलकर सामने आई है जब देश में आम चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इस पर राजनीति होनी चाहिए थी। और मैं तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करने के लिए ही हम अपने राजनीतिज्ञों से अपेक्षा करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने अपना काम बखूबी निभाते हुए आज एक ट्वीट किया और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला देते हुए लिखा, अगर बीजेपी सत्ता में इस बार आई तो 31 मई के बाद साजिशन 10% पिछड़ा आरक्षण समाप्त कर देगी, जिसमें सबसे पहले कुशवाहा, कोयरी, दांगी, कुर्मी, पटेल और अहीर का आरक्षण खत्म होगा। उसके बाद बारी बारी से अति पिछड़ा और अनुसूचित वर्गों का आरक्षण खत्म करेंगे और रातों रात ये स्वयं का बढ़ा लेंगे। इसकी आशंका उन्होंने इसलिए जाहिर की है क्योंकि 23 मई को रिजल्ट आएगा और 31 मई को रोहिणी कमीशन का चूंकि अंतिम दिन है तो वो अपनी रिपोर्ट यानी कि केंद्र सरकार को सौंप देगी। तेजस्वी यादव ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो इस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर सकती है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का अभी तक स्वरूप रहा है, जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने रोस्टर में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिस तरीके से तमाम सारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की कोशिश
की, जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया, जिस तरीके से तमाम सारे मंत्रालयों में अपनी पसंद के, अपनी मानसिकता के लोगों को सीधे सीधे वहां सलाहकार बनाकर बैठाल दिया, आईएएस के ऊपर, मंत्री के ऊपर, उससे ये मंशा जाहिर होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो स्वाभाविक तौर पर ओबीसी की उन जातियों को जो अब ओबीसी का तमाम सारा आंदोलन लीड करने लग गई है, उनको अति पिछड़े ओबीसी से अलग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही उनकी लड़ाई लड़ते थे। जब ये अलग हो जाएंगे, इनको लगेगा कि हमें सीधे सीधे तौर पर आरक्षण का लाभ शायद अब नहीं मिल सकता, तो ये लड़ाई धीमी पड़ जाएगी। मोदी सरकार को पिछड़े वर्ग को लेकर अगर वास्तव में पीड़ा है तो कम से कम वो देश के सामने एक रिपोर्ट सार्वजनिक करें और देशवासियों को ये बताएं कि कम जनसंख्या होने के बाद भी कौन सी ऐसी जातियां हैं जो देश के तमाम सारे पदों से लेकर तमाम सारे संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठी हैं। उसके बाद ही उनकी नीयत साफ हो पाएगी कि वो ओबीसी को वास्तव में उनका हिस्सा और अधिकार देना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैं एक अपील और कर लेता हूँ कि केवल इस तरह की बातें करने से, इस तरीके की जागरूकता की बात करने भर से या मोदी सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराव देने भर से काम चलने वाला नहीं है। ओबीसी की वो जातियां जो तमाम सारे पदों पर या तमाम सारी जगह पर लीड कर रही हैं, उनकी भी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी या उसकी मानसिकता के लोगों को इस मुहिम में सफल नहीं होने देना है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप सत्ता से लेकर तमाम सारी जगहों पर आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर कोई कुर्मी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उसका ध्यान रखना होगा कि उसके रहते हुए केवल कुर्मी बात करना सामाजिक न्याय की परिभाषा नहीं है। यादव के सत्ता में आने पर केवल यादववाद करना किसी भी सामाजिक न्याय की परिभाषा नहीं है। वैसे ही मायावती के सत्ता में आने पर केवल जाटवों को हिस्सेदारी दे देना सामाजिक न्याय नहीं है। सबकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी से भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पद पर आता है और वो ये चाहता है कि ओबीसी की यूनिटी खत्म ना हो, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से इस बार टिकट वितरण किया समाजवादी पार्टी ने, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि उन्होंने यादवों को सर्वाधिक टिकट दिया, लेकिन मुझे इस बात पर लेकर ऐतराज है कि तमाम सारी ओबीसी की अन्य जातियां, मौर्य समाज को और टिकट वहां मिलने चाहिए थे, इसी तरीके से निषाद समाज को और टिकट मिलने चाहिए थे, नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, जिन समाजों को लगातार हाशिए पर ढकेला जाता है, जब इन समाजों को अपेक्षित आपके यहाँ से सफलता नहीं मिल पाती, हक और अधिकार नहीं मिल पाता, तो स्वाभाविक तौर पर वो आपसे छिटक करके दूसरी पार्टियों के वोटर बन जाते हैं। वैसे ही मेरी अपील है मायावती के शुभचिंतकों से और उनकी पार्टी के लोगों से कि जाटवों के अलावा अगर अपने यहाँ आप धोबी समाज को, खटीक समाज को, दुसाध समाज को, पासवान समाज को, इन समाज के लोगों को जिनको दलितों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, उनको अगर अपने हिस्सेदारी आप देने लगेंगे, स्वाभाविक तौर पर वो दूसरे के पाले से छिटक करा के आपके वोटर बन जाएंगे। वरना जब उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो आपसे छिटक करके ऐसी पार्टियों के वोटर बन जाएंगे जिन पार्टियों को वो शायद पसंद भी नहीं करते हैं। तो सीधी सीधी गणित और पॉलिटिक्स ये है कि अगर हम किसी के हिस्सेदारी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कितना भी हम सामाजिक न्याय का बखान करते रह जाएं, एक्चुअल तौर पर वो सामाजिक न्याय, वो यूनिटी नहीं बन पाएगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से पढ़ लिख कर हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं या हमें कोई अधिकार मिल जाते हैं या कोई ताकत मिल जाती है, तो हम इसका इस्तेमाल अपने ही उन भाइयों के लिए करें जो भाइयों को अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिल पाई। उनके अधिकारों और हक के लिए लड़ना हमारी ही पहली जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अपने भाइयों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका दुश्मन उनको अपने पाले में ले जाने में सक्षम नहीं होगा। आप देखते रहिए नेशन जनमत। हमारी कोशिश है कि हम आपको जागरूक और सजग करते रहें। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है